खोज पाया हूँ वो उससे आपको अवगत कराऊँ, और संभव हुआ तो कुछ साइटें आपको नोट कराऊंगा तो आपके लिए काम आएगी रिसर्च। देखिए, वर्तमान में रिसर्च का पूरा काम, अभिलेखागारों का पूरा जो काम है पहले की तुलना में बदल गया है और आपके लिए बहुत आसान भी हो गया है। ये सुविधा आज के 10 वर्ष पहले मुझे उपलब्ध नहीं थी जो आज उपलब्ध है। तो इस मायने में नई टेक्नोलॉजी ने आपको ये सुविधा दिया है, तो इसका भरपूर आप फायदा करेंगे। देखिए, जो अभिलेखागार होते हैं दुनिया में, आप सब जानते हैं कि केवल वो रिकॉर्ड नहीं है। अभिलेखागार केवल रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ कुछ रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रख दिए गए हैं जिनको आप जाएंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। आप गौर से देखेंगे तो अभिलेखागार है, उसमें अतीत के बहुत सारे अनुभव दर्ज हैं, हमारी संस्कृतियाँ दर्ज हैं, हमारी कलाएं दर्ज हैं, बहुत सारी चित्रकारियाँ दर्ज हैं वहाँ पर, केवल रिकॉर्ड नहीं है। विभिन्न तरह के अभिलेखागार होते हैं, भारत में नहीं दुनिया में। औरतें जो घरों में कढ़ाई बुनाई करती हैं उनका अलग अभिलेखागार होता है, यानी 100 वर्ष पहले वो कैसे करती थी कढ़ाई बुनाई, उसके बाद कैसे करने लगी और आज कैसे करती है, सब आपको एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। संभव है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बट एक छोटा सा देश है आपके कभी भूटान जाइएगा तो मुखौटों का आपको एक वहां पर संग्रहालय है, आर्काइव है, जो बताता है कि मुखौटे कैसे बनाए जाते थे पहले और धीरे धीरे उनके फेस कैसे बदलते गए और आज कैसे मुखौटे बनाए जाते, उनका पूरा एक संग्रहालय है। अभी मैंने जर्मनी में देखा कि जर्मनी में गुड़िया जो होती है, गुड़िया यूरोप में किस तरह पहले बनाई जाती थी और अब गुड़िया कैसे बनाई जाती है, उसका अलग संग्रहालय ही है उसका, और उसके पूरे रिकॉर्ड है कि कब कैसा हुआ और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आता गया, उसमें मिथकों का क्या प्रभाव था। तो इस तरह मैं कहना चाह रहा था आप सबसे कि जो हमारे अभिलेखागार है उसमें केवल रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड भी है, और वो अतीत की कलाओं का, संस्कृतियों का एक लेखा जोखा भी संग्रह करके रखता है और उससे हम बहुत चीजों को अध्ययन करते हैं। भारत के मामले में थोड़ी सी बात किया जाए तो फिर बीच बीच में मैं बाहर की भी बातें आपको करूंगा। मुगल काल के पहले हमारे पास बहुत विस्तृत रिकॉर्ड कहीं उपलब्ध नहीं। कुछ किताबें हैं जो बौद्धकालीन किताबें हैं, बुद्ध साहित्य जो है, जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं था और बहुत कुछ हिस्सा तिब्बत से बाद में लाया गया, राहुल शंकराचार्य जी के माध्यम से उसको बाद में समृद्ध किया गया। उसके अध्ययन करने के बाद से बहुत सारे इतिहास की चीजें निकल कर आई, यानी जो साहित्य का संग्रह है, जो कला का संग्रह है, जो अभिलेखों का संग्रह है, वो केवल साहित्य का सृजन नहीं करता है, वो इतिहास का भी सृजन करता है। बौद्ध कालीन पुस्तकों से हमें पता चलता है कि मध्य भारत में कलचुरियों का शासन 9वीं सदी में था, और जब हम गौड़ राजाओं का, मैं पिछले साल गौड़ राजाओं के इतिहास पर रिसर्च कर रहा था, तो कलचुरी राजा के पूरे इतिहास को जानने के लिए आपको कहीं किसी आर्काइव में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो बौद्ध कालीन साहित्य से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर एक कलचुरियों का शासन था और इस सदी के आसपास था। आपको पता होना चाहिए कि अभी भी ये विवाद का विषय है भारत में कि गोरखनाथ कब का काल क्या है, अभी भी विवाद का। किसी भी लेखक ने आज तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि गोरखनाथ कब पैदा हुए थे और कब मर गए, कहीं नहीं है। जैसा कबीर के बारे में कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है। दुनिया में आपको 13वीं 14वीं नहीं 12वीं 8वीं 9वीं सदी के पूरा तिथियां आपको मिलती हैं। हम जो है अगर मान लेते हैं कि 11वीं सदी में गोरखनाथ हुए हैं और 15वीं सदी में कबीर हुए हैं, तो उनकी तिथियों का निर्धारण हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन एक नया स्रोत अभी गोरखनाथ को लेकर मिला है, शायद आप लोगों को जानकारी न हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा और आगे आप इस पर काम कर सकते हैं। अभी चटगांव में
बांग्लादेश में एक राजा का अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में तिथि है 10,070 के आसपास, 1070 ईस्वी, और उसमें गोरखनाथ का जिक्र आता है, गोरखनाथ मिले हैं राजा से। तो इससे हम बहुत साफ हो गया। पहले जो हम कहते थे कि गोरखनाथ का कार्यकाल जो है 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच का माना जाता है, यानी 400 वर्षों में हम अनुमान लगाते थे कि गोरखनाथ इन 400 वर्षों में कहीं कभी पैदा हुए, कभी मर गए। अब वो चीज खत्म हो गई। अब हम अनुमान लगाते हैं कि अगर 1070 अगर आप कहते हैं कि वो गोरखनाथ मौजूद थे और राजा से मिले थे, तो यानी कि गोरखनाथ उस समय प्रौढ़ थे, विकसित हो चुके थे। हम और 40-50 साल पीछे जाएं तो 10-30 के आसपास गोरख का जन्म हम मानते हैं। 10-30 के आसपास गोरख मौजूद थे। अब हम एक सदी के अंदर गोरख का अनुमान लगाते हैं कि 11वीं सदी में गोरख का अस्तित्व है, न कि 8वीं में, 9वीं में, न 12वीं में। तो रिसर्च का काम इसी तरह से निकाला जाता है। और जब हम धीरे धीरे मेहनत करेंगे, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अखबारों से जब मैं भील विद्रोह के रिकॉर्ड देख रहा था, तो कबीर के रिकॉर्ड हमने उसी समय संग्रह कर लिए। कबीर का जिक्र उस समय 1812 से लेकर 1915 तक के ब्रिटिश अखबारों में कबीर छप रहे थे, जब हिंदी वालों को कबीर के बारे में पता भी नहीं था। आपको पता है कबीर के बारे में पहली किताब 1928 में श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। 1916 में हरिऔध जी ने कबीर वचनावली लिखी है और 1960 में जाकर हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर मुकम्मल किताब लिखी है। लेकिन ब्रिटेन में 1812 में कबीर छप रहे थे। ये मैंने सारे अखबार को दिया है अपने कबीर वाले संग्रह। तो मुगल काल के पहले मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अभिलेख कोई आर्काइव नहीं है, हमारे पास कुछ किताब है बौद्धकालीन, जिनसे हम कुछ तिथियों का, कुछ घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। इसीलिए इतिहास लेखन का काम पहले हमारे यहाँ नहीं है। फाहियान आता है, मैगस्तीनीज आते हैं, ये सब लोग बाहर से आते हैं और चले जाते हैं। हमारे यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता है और हमारे यहाँ कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं मिलता है जिससे हम किसी घटना को ठीक ठीक व्याख्या दे पाए। लेकिन मुगल काल में कुछ अभिलेख मिलना शुरू हो जाते हैं। अब उस अभिलेखों की व्याख्या आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अलबरूनी से लेकर आप अब्दुल फजल की किताब, तमाम ग्रंथों में उसको कोट किया जाता है। उसके आर्थिक आंकड़े जो है, राजस्व के आंकड़े हैं, भूमि के आंकड़े हैं, उसके तमाम में आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी अभी जब गोंड आदिवासियों को के बारे में लिख रहा था, ये किताब हमारी इसी साल आई है अभी पुस्तक मेले में, हम सिर्फ इसलिए ले आए हैं कि अगर कोई शोधार्थी देखना चाहे कि आंकड़ों को और रिकॉर्ड को कैसे सूचीबद्ध करते हैं। हिंदी में काम नहीं होता है, अंग्रेजी में होता है, हिंदी वाले सब नहीं करते। हिंदी में आप लिख रुख कर दे दीजिए, वो छाप लेंगे, कुछ प्रतियां बिक जाएंगी, पब्लिशर जेब में रखेगा, काम हो गया। लेकिन मैं इस किताब को तैयार करने में मैं पब्लिशर के साथ 6 महीने लगाकर इसको ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड पर तैयार किया हूँ और पूरी तरह से कैसे अभिलेखों को लगाया जाना चाहिए किसी शोध में, उस तरह से तैयार किया। तो मैं कह रहा था कि अबुल फजल के रिकॉर्डों को आप गोंड आदिवासियों के बारे में लिखते समय भी इस्तेमाल करेंगे, या जहां जहां उस समय अकबर की सत्ता रही उस दौर में इतिहास को व्याख्या करने में उन रिकॉर्डों को आप इस्तेमाल करेंगे। रानी दुर्गावती का जब इतिहास तय करेंगे उसमें भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुगल काल से कुछ आपको इतिहास मिलने लगते हैं, लेकिन समृद्ध इतिहास जिसको आप आर्काइव कहते हैं, जो जिसके द्वारा नेशनल आर्काइव आपका दिल्ली बना हुआ है, NAI, ये ब्रिटिश कालीन आर्काइव है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आते ही पत्रावलियों का रखरखाव शुरू होता है। उसके पहले कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ताड़पत्र आपको मिलेंगे जिस पर ताड़पत्रों पर जो कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं या कुछ रिकॉर्ड है, वो बहुत सीमित है, रेयर है। लेकिन पत्रावलियों का रखरखाव तो ब्रिटिश कालीन देन है और आपका नेशनल आर्काइव भी उन्हीं के द्वारा बनाया। यहाँ पर दिल्ली में भी आपको नेशनल आर्काइव में ब्रिटिश कालीन अभिलेख मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के अलावा जो ब्रिटेन का जो आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी है, उसका जो
इंडिया सेक्शन है, पूरा जो इंडिया का अफ्रीकागार है, जो एशिया एंड अफ्रीका सेक्शन में मिलता है, उसमें 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पत्रावलियां मौजूद है। पर एक भी पत्र आपको ढूंढना हो तो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको मौजूद है। 1857 तक क्यों मौजूद है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद से नहीं रही भारत में, वो सत्ता ब्रिटेन के हाथ में चली गई। ब्रिटिश काल के सारे अभिलेख आपको दिल्ली में भी मिल जाते हैं नेशनल आर्काइव में, और जो यहाँ नहीं मिलते हैं, नष्ट हो गए, वो आपको ब्रिटेन में मिलते हैं। लेकिन बाहर एक भारत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जानते हैं, 3 देशों में अभी भी मौजूद है। क्योंकि भारत पर सत्ता अंग्रेजों की थी, इसके अलावा पुर्तगालियों की भी सत्ता थी, फ्रांस की भी सत्ता थी, और नीदरलैंड यानी हॉलैंड की भी, डच की भी सत्ता थी। डच कॉलोनी भी भारत में बनी, पुर्तगीज कॉलोनी भी बनी, पूरा गोवा पुर्तगीज कॉलोनी है, डच ड्यू पूरा डच कॉलोनी है। फ्रांस था, फ्रांस तो पहले आया, ब्रिटेन तो बाद में आया। तो वो आए तो अपनी पत्रावलियों को ले गए और अपने यहाँ वो आर्काइव में वो सुरक्षित रखे हुए हैं। तो अगर भारत के इतिहास को, उस ब्रिटिश कालीन इतिहास को आप ठीक से विश्लेषित करना चाहें तो आपको पुर्तगाल की लाइब्रेरी में भी जाना पड़ेगा, डच लाइब्रेरी, नीदरलैंड भी जाना पड़ेगा, और आपको इसके अलावा फ्रांस की भी लाइब्रेरी को देखना पड़ेगा। डच यानी पुर्तगाल, फ्रांस, और ये तीनों जगह आपको देखना पड़ेगा। ये अभी मैंने नया इस साल मैंने देखा कि स्कॉटलैंड में जो इस नेशनल आर्काइव स्कॉटलैंड का है, उसमें भी भारत की बहुत सारी पत्रावलियां मौजूद है। क्योंकि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है आजकल, भले वो पहले राजशाही में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन अलग था, लेकिन जब आप यूनाइटेड पूरा जो एक ब्रिटेन का एक पूरा संघ है, उसका यूएई कहते हैं ना, यूके कहते हैं, सॉरी यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसमें तीनों शामिल हो जाते हैं। तो इन तीनों शामिल हो जाते हैं, तो आप स्कॉटलैंड की लाइब्रेरी को भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन शोधार्थियों के लिए फिजिकल आर्काइवों को जाकर देखना बड़ा कठिन काम है, किराया भाड़ा से लेकर और वहाँ रहने तक का खर्चा का। मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो आप घर बैठे कुछ चीजें देख सकते हैं। पिछले साल मैंने आपको एक ट्रोव के बारे में बताया था, बहुत सारे साथियों ने नोट किया था, याद है आपको? जी सर, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर। ऑस्ट्रेलिया, ये आप घर बैठे आप आर्काइव, और लोग ने लिखे हो तो नोट कर लीजिए, TROV ट्रोव करके, और उसके आगे लिखिएगा नेशनल आर्काइव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वो खुल जाएगा साइट। आपको गूगल पर इसको मारिए सर, और ये फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आप इसको खोलिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और कम से कम जितने अखबार हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से डिजिटल फॉर्म में आप देख सकते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हमको देखने की क्या जरूरत है? तो इतिहास के विद्यार्थी हैं या भारतीय संस्कृति पर कोई शोध का काम करना चाहते हैं तो देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश ऑस्ट्रेलिया भी था, और उस समय नियम था कि जो आइए उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटेन का भारत में आता था नौकरी करने, यहाँ जब उसका कार्यकाल यहाँ मैच्योर हो जाता था तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, वो ऑस्ट्रेलिया काम करता था। इसलिए जब यहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया जाता था तो यहाँ के बहुत सारे अनुभव लेकर वो जाता था। यहाँ के टटिया भील पर जब मैं काम कर रहा था तो टटिया भील पर इसके पहले भी काम हुआ है, लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया के अखबारों से 6 पूरा का पूरा एपिसोड निकाला, फुल पूरा पेज टटिया भील पर 6 बार 1, 2, 3 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में छपा था 1906 में। क्योंकि जो अंग्रेज अफसर यहाँ से गया वो जाकर टटिया भील के बखान, उसके किस्से वहां सुनाए, तो टटिया भील के किस्से लोगों को बड़ा पसंद आए। अखबारों ने कहा कि भाई ये तो सीरीज में छापना चाहिए, वहां छपे, और टटिया भील का स्केच भी बना हाथ से, जो कि मैंने उसके कवर पेज पर दिया है। वो कवर पेज का चित्र मैंने ऑस्ट्रेलिया के अखबार से ही लिया है पूरा का पूरा। तो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ मिल सकता है, बशर्ते कि आप उस, और फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना है, आप ढूंढ सकते हैं।
हाँ, पैसा देना पड़ेगा। अगर कुछ चीज आप फिजिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं, उसकी मैगजीन्स कोई चीज आप फिजिकल फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो अप्लाई करिए ऑनलाइन, पैसा ऑनलाइन जमा करिए, वो डिजिटल फॉर्म में आपको दे देंगे, जाने की आपको जरूरत नहीं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा बिल्कुल आपको नया बताना चाहूंगा। और ये अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी मैं गया था, जब हमारी ये किताब लॉन्च हो रही थी, तो मैंने वहां पूछा कि एक जितेंद्र मीणा हमारे साथ डिस्कशन में थे, इतिहासकार हैं, तो उनको भी नहीं पता था कि सिंगापुर का जो अखबार है resources.org.com जो है सिंगापुर का, उसमें मुफ्त में आपको अखबार मिल जाएगा, जिसमें इंडिया से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिली। ये मुझे जानकारी यूं मिल गई कि एक बार एआई से मैंने, हाँ ये बात कहना चाहूंगा आपके सामने, आजकल एआई एक बहुत बड़ा साधन है जो आपको गाइड करे, ये पहले नहीं था, और बहुत सही गाइड भी करता है, कभी कभी गलत भी करता है। ये आपके ऊपर है कि उसकी गलतियां कैसे पकड़ते हैं। मैंने एक दिन एआई से पूछा कि मैं रॉबिन हुड ऑफ इंडिया पर काम करने जाता हूँ। जितने भी रॉबिन हुड हुए हैं, जिनको चोर कहते थे, डकैत कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों की परिभाषा में वो डकैत थे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही गरीब और शोषित लोग थे जो बागी बने। और वो बागी क्यों बने, ये इतिहास लिखने की हमें जरूरत है। तो मैंने लिखा कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया करके ये रिकॉर्ड कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो चैट जीपीटी ने हमको सिंगापुर आर्काइव का लिंक दे दिया, और जब मैं उसके लिंक पर जाकर मैंने सिंगापुर के नेशनल आर्काइव को खोलता हूँ, तो अखबार खुल जाते हैं और आप अखबार को पढ़ सकते हैं। इतनी सुविधा आपको है, और इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। आप उसको पढ़ लीजिए, आप ट्रांसलेट कर लीजिए, अपना लिख लीजिए। तो इसके अलावा इसका नोट कर लिया होगा लिंक आप लोगों ने, eresources.nlb.gov.sg। सर रिपीट कीजिए। हाँ, ई रिसोर्सेज तो लिख लेंगे, ई रिसोर्सेज डॉट NLB, ठीक है, डॉट, उसके बाद से GOV.SG सिंगापुर। तो इससे इसको खोलिए। एक और आपको नया लिंक बता रहा हूं, आपको पहली बार बता रहा हूं। न्यूयॉर्क अखबार का आपने नाम सुना होगा, लेकिन एक और अखबार वहां से निकलता है, उसका नाम है द न्यूयॉर्कर। और न्यूयॉर्कर ने अपनी आर्काइव बना रखी है, और थोड़ी महंगी है आर्काइव, माने आपको पेड वो है, फ्री में नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं। और वो $78 वो लेते हैं एक महीने का, और आगे फिर उनका मंथ ईयरली सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, चूंकि करते करते मुझे मालूम हो जाता है, तो वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यूं ही जाकर पैसा देकर आप उसकी मेंबरशिप ले लेंगे, और हो सकता है कि बाद में जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपके सब्जेक्ट का कुछ भी न मिले, और आपका पैसा फिर वो चला जाए। तो पहले वो जो उसके सर्च इंजन है, उसमें आप डाल के मारिए आप क्या ढूंढना चाहते हैं, वो दिख जाएगा। वो उसके पेज आएंगे, अखबार के पेज आएंगे, और उसमें आपका जो टॉपिक है उससे वहां पर है 4-5 लाइनें रहती हैं। उससे आप अनुमान लगा लेंगे कि इस अखबार में हमारे लिए है, फिर आप पैसा खर्च करिए। और आपको लगता है कि नहीं है तो जरूरत नहीं है खर्च करने की, ठीक है। एक और आपको मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब इसको लीगल है, इलीगल मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने इसको किया, इसलिए आपको शेयर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसमें यह होता है कि 7 डे का फ्री सब्सक्रिप्शन है, कि मैंने 7 दिन तक उसको आप फ्री देख सकते हैं। लेकिन वो फ्री यूं ही नहीं है, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड अपना लगाना पड़ता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे और 7 डे का फ्री आप लेंगे, तो उसमें अपना कार्ड डालेंगे, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका कार्ड वो ले लेगा। अब 7 दिन आपके पास है, 7 दिन में 6 दिन आप जितना चाहिए अपना काम कर सकते हैं,
और 6 दिन के शाम को कैंसिल कर दीजिए। उसमें है कि आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 दिन में आपको पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए, आपको पैसा भी आपका नहीं कटेगा, आपको 6 दिन आप कम से कम उस आर्काइव को कर सकते हैं। और ये कोई इलीगल भी नहीं है, उनके नियम के अनुसार वो 7 दिन आपको दे रहे हैं। तो इस अखबार में भी इंडिया के बहुत चीजें मिल जाती है, मैंने पाया है इसलिए आपको बता दूं। आपको नेशनल आर्काइव ऑस्ट्रेलिया को बताया ही, मैं और कुछ दुनिया के कुछ डिजिटल जिस पर आर्काइव है जहां मैं पहुंच पाया वो आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन इसका नाम है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LOC वाशिंगटन। इसका जो है वेबसाइट है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी .org। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड आपको बता चुका हूँ, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी का है वो आप ही का है, पर इंडिया का ही सारा रिकॉर्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड है, वो देख सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड का जिक्र मैं कर चुका हूँ। ये अपने पोर्टल गांधी हेरिटेज पोर्टल आप लोगों ने देखा होगा, मैं समझता हूँ, और नहीं देखा हो तो देखना चाहिए। गांधी जी के सारे रिकॉर्ड आपको वहां मिल जाएंगे, उनके जितना अखबार वो निकालते थे, जितने उनके वॉल्यूम में है, वो सारी चीज मिल जाएगी। पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी देखिए, और वहां से बहुत सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। अब वो डिजिटल हो चुका है, ठीक है। अगर कोई छात्र मान लीजिए कि म्यूजिक में, संगीत में या फिर नाटक में, थिएटर पर, इन विषयों पर रिसर्च करता हो और उसके प्रसार भारती के पुराने रिकॉर्ड चाहिए तो उसकी भी आर्काइव है। प्रसार भारती का ऑडियो वीडियो का विजुअल का अपना आर्काइव है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। IIMA ने अपनी आर्काइव बना रखी है, आप उस आर्काइव को भी, और वो डिजिटल भी कर रखा है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंटरनेट आर्काइव से सभी लोग वाकिफ होंगे, आप लोग किताबें लेकर उस पर पढ़ते होंगे, फ्री में मिल जाती है किताबें। इंटरनेट आर्काइव तो इस्तेमाल करते हैं ना जी सर। बहुत रेयर बुक उस पर आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। US नेशनल आर्काइव एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन NARA, यहां से भी आपको बहुत चीजें मिल जाएगी। और यूनाइटेड किंगडम में एक और आर्काइव है, उसको कहते हैं नेशनल आर्काइव, केवल द नेशनल आर्काइव, उससे भी आपको बहुत सारी रिकॉर्ड मिल जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात के भी अपना आर्काइव है आजकल, वो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कतर का डिजिटल लाइब्रेरी है, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। पुर्तगाल का आपके बारे में बताया ही, पुर्तगाल का लिंक आपको चाहिए तो वो होगा वही https://arqueuivo.pt, पुर्तगाल का आप देख सकते हैं। तो इन आर्काइवों में आप जाने की कोशिश करिए। लेकिन एक बड़ा आर्काइव है जिसको मैंने पिछले साल आपसे कहा है, और ये हमारी 2 किताबों में इसका बड़ा रोल है, दोनों में, पदिया मीणा में भी, जो अभी अभी आई है, हफ्ते भर पहले किताब आई। ये किताब जिस विषय पर लिखी गई है, ये पहली किताब है। भारत में पदिया मीणा पर कोई काम नहीं हुआ था, केवल फेसबुक पर एक पोस्ट थी जिसने हमको प्रभावित किया। और वहां के एक मीणा सुधार्थी ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी, और वहां का जो वो है राजस्थान ग्रंथालय है, जो उसमें एक किताब है राजकुमारी करके छपी हुई है, उसमें भी एक पैरा पदिया मीणा का था। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि पदिया मीणा के बारे में कोई डॉक्यूमेंट तलाशा जाए और इस किताब को तैयार किया जाए। लोक गीतों में पदिया मीणा का बहुत जिक्र था, लोक गाथाओं में जिक्र था, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं पदिया मीणा नहीं थे, लिखित अभिलेख कोई नहीं था। पहली बार मैंने ब्रिटिश न्यूज पेपर आर्काइव से पदिया मीणा के अखबार, इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का भी इस्तेमाल किया हूँ, सिविल एंड मिलिट्री गजट लाहौर का भी इस्तेमाल किया हूँ, और ऑस्ट्रेलिया के अखबारों का भी इस्तेमाल किया हूँ। और उनका नाम पूरा रिकॉर्ड से पदिया मीणा को अभिलेखी रूप से हम लोग उसको स्थापित करते हैं आप कि पदिया मीणा थे और वो इस क्षेत्र में थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा सोर्स ब्रिटेन का न्यूज़पेपर आर्काइव है।
अगर इसको असेस आप न करते हो तो तुरंत करिए। और 16वीं सदी से लेकर आज तक के अखबार मौजूद हैं उनके पास डिजिटल फॉर्म में। उन अखबारों को आप एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर्च की बहुत बेहतर सुविधा है, वो अपने स्पेलिंग बदल कर सर्च कर सकते हैं और चीज़ों को आप ढूंढ निकालेंगे। और कई बार तो आपको लगेगा कि आप जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा क्यों है, इस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। अभी समय है ना जी सर। आप ये देखिए कि जो अंग्रेजों के आने के बाद से काम अपने देश में शुरू हुआ वो हुआ गजेटियर के निर्माण का। ये दुख की बात है कि हम आजाद भारत में इस परंपरा को बंद कर चुके हैं। 70 के बाद से कोई गजेटियर भारत में छपा नहीं। उनके जाने के बाद से 10-15 साल हम बड़े सक्रिय रहे, एक आध गजेटियर छाप दिए, अब बंद हो चुका। ये गजेटियर है क्या, आपने देखा ही होगा। आपके गांव में एक पुराना पेड़ कहाँ स्थिर है, एक कुआं कहाँ स्थिर है, आपके गांव में नदी गुजरती है, उस पर एक पुल है, वो कब बना, किसने बनाया, कितनी लागत आई, सब दर्ज करते थे अंग्रेज गजेटियर में। मैं उसी गजेटियर से जाना कि जिस प्राइमरी पाठशाला में मैं पढ़ा हूँ वो 1908 में बना था और 48 विद्यार्थी सब वहां पढ़ते थे, उसी गजेटियर से मैं जान पाया। तो अंग्रेजों ने एक बड़ा काम किया कि उनके सारे प्रशासनिक अधिकारी रिकॉर्डों को संग्रह करते थे और वो एक कंपाइल कर देते थे गजेटियर के फॉर्म में। मैं नहीं ये दावा कर सकता कि सारे रिकॉर्ड सही होंगे, कतई दावा नहीं कर सकता, लेकिन अब वही रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है सोर्स के रूप में। और उसके बाद हमने कोई सोर्स तैयार नहीं किया। तो कोई भी इतिहास करता है, जो भी इतिहास लिखता है तो गजेटियर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि रिकॉर्ड है हमारे पास। आज गजेटियर की भी हालत आप देखिए तो फिजिकल फॉर्म में लाइब्रेरियों में सड़ रहे हैं। भोपाल आर्काइव का मैंने जिक्र नहीं किया। भोपाल आर्काइव की जो लाइब्रेरी है उसमें गजेटियर सड़ रहे हैं, पन्ने फट रहे हैं, दीमक चाट रहे हैं। यही कारण है कि कई प्राइवेट पब्लिशर गजेटियर को छापना भी शुरू कर दिए हैं, और आपके लिए ठीक भी है। जब कहीं नहीं मिलेगा तो आप खरीद लीजिए, प्राइवेट से पढ़िए। तो गजेटियर का जो निर्माण अंग्रेजों ने किया उससे एक साक्ष्य हमारे सामने तैयार होता गया, इतिहास एक दर्ज होता गया। गोरखपुर का इतिहास दर्ज है, लखनऊ का इतिहास दर्ज है, कहीं का इतिहास आपको, भले वो इतिहास पूर्ण न हो, उसमें कमियां हो, लेकिन दर्ज है। अब उसके आगे बढ़ाने का काम हमारा आपका है। तो उस तरह का हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि रिकॉर्ड को हम संग्रह। आलम यह है कि मैं तो सरकारी विभाग में भी रहा हूं। वर्तमान में विभाग अगर 5 साल पहले के रिकॉर्ड नहीं मिल सकते हैं उस विभाग में। एक कर्मचारी मर गया हो और उसकी पत्नी को पेंशन के लिए कोई जरूरी डॉक्यूमेंट अपने विभाग में ढूंढना हो 5 साल पुराना, तो मिले उलेगा नहीं कहीं। स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड रखने का कोई परंपरा ही नहीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई फाइल आपको गायब नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो आपको लंदन में मिलेगी। अब हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि जो रिकॉर्ड मौजूद हैं उनको एसेस करके हम अपने काम को आगे बढ़ाएं, इतिहास को आगे बढ़ाएं। इतिहास को लिखते समय हमें 2-3 बातों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर सरकार के जो रिकॉर्ड होते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, वो पक्षधरता लिए होते हैं। मैंने हमारे रिकॉर्ड हमारी पक्षधरता लिए होंगे और अंग्रेजों के रिकॉर्ड उनकी पक्षधरता को लिए हुए थे। अंग्रेजों ने जिनको डाकू कहा, डकैत कहा, वो हमारे हीरो हैं। रिकॉर्ड में अगर डकैत लिखा है तो हम उसको डकैत केवल शीर्षक तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या जब करने जाएंगे तो हम उस सामाजिक न्याय के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करेंगे, वो बागी क्यों बने। उनके लिए तो भगत सिंह भी आतंकी है, हमारे लिए भगत सिंह तो हमारे लिए शहीद है। ये व्याख्या हमें करनी है। एक बड़ा काम जो हमारे देश में नहीं हो रहा, खास करके उत्तर प्रदेश में। अभी मैं आपके निदेशक महोदय से बात कर रहा था और मैंने अनुरोध किया कि आप प्रयास करिए, तो उन्होंने वादा किया है कि मैं करूंगा। देखिए, इस भारत का और यूपी का इतिहास पलट सकता है अगर
यहाँ की जो पुलिस रिकॉर्ड है, विजिलेंस रिकॉर्ड है, वो आपको एक्सेस करने को मिल जाए। यही सिकंदर बाग में ऑफिस है विजिलेंस ऑफिस का, राणा प्रताप मार्ग के बगल में। मैं कई बार गया हूँ। आईएएस की पत्नी होने के नाते एक रिसर्च महिला रिसर्च कर रही थी, तो उन्होंने एसेस कर लिया, ये मुझे जानकारी मिली। मैंने इस पर आरटीआई लगाई होम विभाग से कि भाई जब ये एसेस कर ली तो हम लोग क्यों नहीं एसेस कर सकते, हम लोग भी देख सकते हैं। तो अब भाई ये सब इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड है और ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बाहर देखिए, ये बिल्कुल झूठी बात है। हम कह रहे हैं कि आजादी के बाद के कोई रिकॉर्ड आप मत दिखाइए। स्वतंत्र भारत के रिकॉर्ड में हमारे लिए सुरक्षा के लिए जरूरी है भाई। अंग्रेजों के रिकॉर्ड किस लिए जरूरी है? अंग्रेज तो हमारे दुश्मन है, हम कहते हैं। अंग्रेज यहाँ पर रूल करके गए, हम उनका रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कैसे शासन किया, वो भी आप सुरक्षा के नाम लगाकर आप देखने नहीं देना चाह रहे। ये प्रयास होना चाहिए और आर्काइव की ओर से प्रयास होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग इस तरह से आर्काइव रखे गए हैं और एसेस करने की मनाही हो। आप रखिए, अलग रखना है तो छात्रों को, शोधार्थियों को जाने दीजिए जाए। आप शुल्क रख लीजिए, आप मेंटेनेंस के लिए शुल्क रखिए, दिखाई डिजिटल कर दीजिए। जिस दिन इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आ गए, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल जाए। हम लोगों ने अवध के किसान विद्रोह में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम लोग ने इंटेलिजेंस की फाइलों को तो पलटा नहीं। जब मिली ही नहीं तो पलटा कैसे जाए? यहां सीबीसीआईडी की फाइलें थी, वो देखेंगे। तो ये मांग होनी चाहिए शोधार्थियों की ओर से भी, और मैंने अनुरोध भी किया है जिससे उन्होंने कहा है कि मैं इस पर लिखूंगा। ये पूरा का पूरा आर्काइव पब्लिक के लिए और शोधार्थियों के लिए होना चाहिए, वो भारत के हित में है। प्रदेश के इतिहास के बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए वो जरूरी है कि वो रिकॉर्ड हमारे सामने आए। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हर जिलों का जो अभिलेखागार है जुडिशरी का और डीएम ऑफिस का, 2 अभिलेखागार हर जगह है, रिकॉर्ड रूम जिसको कहते हैं, ये सड़ रहे हैं। वो आजादी के बाद की कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पीछे की कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और मिलेगी तो वो कहीं फेंकी होगी, वो उसके रिकॉर्ड कीपर को भी मालूम हो कि नहीं मिले। उसमें बहुत चीजें दर्ज है। उन अभिलेखों को जितना जल्दी हो सकता हो, हम अगर जागरूक हैं तो उन रिकॉर्डों को दर्ज करें, आर्काइव को दें। अगर वो अपना नहीं रख सकते तो आर्काइव को दें। अब आप कहेंगे उसमें क्या रिकॉर्ड हो सकता है, 1-2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। देखिए, जमीन की पैमाइश जो मुगल कालों में हो रही थी, तो वो फारसी के सारे रिकॉर्ड है, फारसी में उसमें दर्ज हो रहा था। उन जमीन के रिकॉर्डों को दर्ज करते करते कोई बड़ी बड़ी घटना, जैसे मेला, पशु मेला, मजाक, कोई मंदिर, इनके रिकॉर्ड भी दर्ज है उसमें। क्योंकि जमीनें बंजर पड़ी हुई थी तो वहां पता चलता था कि मेला लगता था। कोई बहुत एक ऐसा मंदिर था जो वर्तमान में मौजूद नहीं है, उसमें दशनामियों का मंदिर, कबीरपंथियों का स्थान, सतनामियों का, ये सारे इतिहास आप दर्ज कर सकते हैं अगर वो डीएम के आर्काइव में, रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड सड़ रहे हैं उसको ढूंढ लिया जाए। एक अनुभव मेरा बलरामपुर में मैं तैनात था, और नीदरलैंड के एक मेरे मित्र हैं राजमोहन जी, नाम उनका राजमोहन इंडियन नाम है, लेकिन कुछ उसमें और जोड़ते हैं वहां का नाम। नीदरलैंड में रहते हैं, उत्तरीच में। उनके एक मित्र थे, उनको ये पता था कि उनकी परदादी मरते समय बोल गई थी कि हम लोग बलरामपुर से माइग्रेट किए थे, बस उनके मालूम। तो हमसे कहे कि सर आप कुछ मेहनत करिए और हम लोग चाहते हैं कि अपना बर्थ प्लेस हम ढूंढ निकालें किसी तरह से, और हम लोग कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। वो कई बार आकर डीएम से मिलकर गए थे, डीएम कहते थे भाई हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हम आपको बता सके कि। हमसे कहे तो हमने कहा, हमने अपने जो सामान्य बुद्धि से हम रिकॉर्ड कीपर से मिला मैं, और मैंने एडीएम से इतना कहलवा दिया कि मैं अगर आऊं और जो देखना चाहूं तो हमको रिकॉर्ड रूम में देखने की इजाजत दे। तो इस पर आदेश करा लिया। मेरे लिए तब आसान था, मैं वहां तैनात था बलरामपुर।
लेकिन जब मैं पीछे पढ़ते पढ़ते 13वीं फसली पर जब गया तब पता चला कि वो सब फर्सियन रिकॉर्ड है, हम देख नहीं सकते थे। और कोई उस समय वर्तमान में पढ़ने वाला भी नहीं था। बलरामपुर में ही एक बुजुर्ग चचा थे, वो पढ़ते थे। उनको मैंने हायर किया और मैंने कहा कि प्रतिदिन आपको 500 रुपया जो मजदूरी होती है, उस समय ये 13 की बात है, कि मैं दूंगा, आप अपना समय हमको दीजिए और चलकर गोंडा में पढ़िए। गोंडा जो जिला था, बलरामपुर तब जिला नहीं था जब का इनका। और इस तरह मैंने 6 महीना पूरा जो है डीएम ऑफिस के अभिलेखागार में पता करते करते बेलवा बुलूनी गांव के एक एक खसरा ढूंढते 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 उनके घर का पता लगाया और वो जमीन के नकल लिया और तब जाकर वो अपने घर ढूंढ पाए। ये रिकॉर्ड मौजूद था, वो सड़ रहा था। तो उन रिकॉर्डों को भी संरक्षित कर लिया जाए तो इतिहास को एक दूसरे ढंग से हम व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, भारत के इतिहास को व्याख्या करते समय यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन जो एक तरीके से कहिए कि निरंकारियों का चला है, सतनामियों का चला है, जो कबीरपंथियों का चला है, बुद्धिज्म का जो चला है, ये तो अभी दर्ज ही नहीं हो रहा। और इसलिए नहीं दर्ज हो रहा है कि वो अभिलेख हम नहीं निकाल पा रहे। ठीक है। और गणनाओं में भी ये चीजें अभी छिपी हुई है, उस तरह साफ नहीं आ रही है। आप ब्रिटिश कालीन के सारे जनगणना को पढ़ जाइए, 81 को पढ़ जाइए, उसके बाद के पढ़ जाइए, उसके फिगर को आप देखिए। जब कनफटा जोगी किताब को आप अध्ययन करते हैं तो उस जो किताब में एक एक सेक्ट का पूरा आपको विवरण मिलता है, बाद में आपको विवरण नहीं मिलेगा। यानी अभिलेखों को जितना ही जो भी सत्ता सरकार संरक्षित करेगी, इतिहास लेखन उतना ही बेहतर हो सकता है, उम्दा हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बात हम लोगों ने कही, आप लोग अगर इससे कुछ भी निकाल पाएंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं था, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, आपको मैं बता दूं। मैं कई जगह लेक्चर देने जाता हूं तो पहले ही वो लिखा रहता है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र कुशवाहा। हम बार बार टोकते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मेरी रुचि है, मैं पीसीएस की तैयारी करने में इतिहास पढ़ा और मेरी इतिहास में रुचि जागृत हुई और मैं वहीं से पढ़ना शुरू किया। साहित्य पढ़ा और इतिहास पढ़ा, इन 2 विषयों में काम किया। आप इसको मेरी कमजोरी समझिए या मेरी हॉबी समझिए, मेरी रुचि समझिए। लेकिन इसको करते समय मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई बड़ा काम किया, लेकिन ये भी दावा कर सकता हूं कि मैंने जो किया वो नहीं हुआ था पहले। इतना मुझे अपने को संतोष है कि वो काम पहले नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा में शहीदों की तिथियों का निर्धारण ही इतिहासकारों ने गलत किया। एकमात्र चौरी चौरा पर काम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद अमीन साहब का है, एकमात्र काम, इवेंट्स मेटाफर एंड चौरी चौरा। उसमें फिर पर जाके पढ़िए, उसमें लिखा हुआ कि चौरी चौरा के शहीदों की फांसी 2 जुलाई 1923 को दी गई थी, जो पूरी तरह गलत है। तो ये चीजें को जब आप डॉक्यूमेंटेड लाकर रखेंगे और आप इतिहासकार, आप इतिहास के विषय से पढ़े या नहीं पढ़े कोई मायने नहीं रखता। आप अगर डॉक्यूमेंट लाकर उस बात को सिद्ध करेंगे कि नहीं, चौरी चौरा के शहीदों की फांसी 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक अलग अलग तिथियों में हुई थी और अलग अलग जेल में हुई थी, उसके जब डॉक्यूमेंट रखेंगे तो इतिहास एक दूसरे रूप में हमारे सामने आएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बाबा रामचंद्र अवध के आंदोलन में बाबा रामचंद्र को जो जब श्रेय दिया जाता है, उसमें सुमित सरकार ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि फैजाबाद का जो छोटा रामचंद्र है उसको रामचंद्र मान लिया है। और आपको रिकॉर्ड आप ही के यहीं पर है, फाइल नंबर 51 है, वो 51, इसी लखनऊ आर्काइव में। छोटा रामचंद्र को उन्होंने मान लिया कि चूंकि रामचंद्र लिखा है इसलिए बाबा रामचंद्र ही है, लेकिन वो छोटा रामचंद्र का नाम था सूरज प्रसाद। वो अंबेडकर नगर का रहने वाला था। वो फैजाबाद के चौक एरिया में भीख मांगा करता था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था। वो कोलकाता से में मजदूरी करके लौटा था और एक किताब भी उसने लिखी थी 45 पेज की।
वो पूरा सूरज प्रसाद सीधे सीधे बाबा रामचंद्र में समाहित कर लिए गए। तो दोनों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संघर्ष था। तो गलतियां इसलिए हुई कि आपने रिकॉर्डों को विस्तृत ढंग से छाना नहीं, कहाँ से लाना। ये आप युवा पीढ़ी के सभी बुद्धिजीवी और शोधार्थी हैं, मेरी अपेक्षा है कि अगर काम किया जाए तो इस पर किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही ये काम करें। आप रुचि जगाइए, इतिहास को आप दर्ज करेंगे तो डॉक्टर के अलावा भी आप डॉक्टर रहेंगे। आपको कोई खारिज नहीं कर पाएगा, कोई खारिज नहीं कर पाएगा। वो पाठक आपके होंगे। इतिहास आप सामने रखेंगे तथ्यों के साथ तो चीज पढ़ी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कभी इस इतिहास और सामाजिक विज्ञान में रिसर्च करते समय कोई दिक्कत आए, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, जब बाहर नहीं रहता हूँ तो लखनऊ में रहता हूँ। मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी आइए। मैं जो संभव होगा आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से सभी बच्चे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपने जो हम लोगों के लिए